हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं बिहार एटलस। इसका है बिहार आईएएस का है, ये पहला संस्करण है बिहार एटलस का। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं आज। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है बिहार का भौगोलिक परिचय। तो बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि उत्तर में बिहार के क्या स्थित है, कौन सा देश है? तो नेपाल। बिहार के उत्तर में है नेपाल, इधर है पश्चिम बंगाल, पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 22 मार्च 1912 को। बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हो गए थे। बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हो गए थे कब? तो 22 मार्च 1912 को। फिर बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। आगे है बिहार से फिर झारखंड भी अलग हुआ है। तो झारखंड अलग कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को फिर झारखंड बिहार से अलग हो गया। आइए देखते हैं बिहार का विस्तार। तो बिहार उत्तर से दक्षिण, इसका डिस्टेंस कितना है? तो 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की फैला हुआ है कितना? तो 345 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व कितना फैला हुआ है? तो 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 483 किलोमीटर, अर्थात इधर पश्चिम से पूर्व इसका ज्यादा लंबाई है। बिहार का उत्तरी अक्षांश देखते हैं तो कितना है? 27, 31, 15। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 27, 31, 15 से कितना है लास्ट में? तो है ये 24, 20, 10। 27, 31, 15 से है 24, 20, 10 इसका अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर है इसका 83, 19, 50 से 88, 17, 40। 83, 19, 50 से 83, 19, 50 से है 88, 17, 40 इसका देशांतर। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है यह? तो 2.86%। क्षेत्रफल का प्रतिशत है बिहार का भारत में 2.86%। और समुद्र तल से ऊंचाई है बिहार की कितनी? 173 फीट, अर्थात 52.73 मीटर। 173 फीट समुद्र तल से ऊंचा है, अर्थात 52.73 मीटर ऊंचा है। और समुद्र तट से दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी है। आगे देखते हैं बिहार विशेष मैप के माध्यम से। तो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले कि सबसे बड़ा जिला कौन है। तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण, जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। और उत्तर, इधर उत्तर हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर भी है पश्चिम चंपारण। और ये सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल लगभग है 5,228 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है? तो अनुसूचित जनजाति, अर्थात एसटी रहते हैं लगभग 6.4%। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पश्चिम चंपारण में। सेकेंड नंबर पर पश्चिम चंपारण के बाद एसटी रहते हैं कटिहार, और उसके बाद पूर्णिया। अगला जिला के बारे में देखते हैं हम। तो अगला जिला है हमारा गोपालगंज। तो गोपालगंज के बारे में क्या खास है उसको जानते हैं। तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा क्या है? लिंगानुपात है। कितना? तो 1021। और सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में 1021। और गोपालगंज के बाद सेकेंड नंबर पे आता है सिवान, और उसके बाद आता है सारण जो इसका पड़ोसी है। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात, उसके बाद सिवान, और उसके बाद सारण लाइन से। और यहाँ पे क्या हुआ था और गोपालगंज में क्या हुआ था? तो सबसे न्यूनतम 10 वृद्धि हुई थी, अर्थात यहाँ पे जनसंख्या में जो वृद्धि है वो भी 19% है। एक्चुअली लिंगानुपात से कंसेप्ट होता है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा साक्षर होते हैं, साक्षर से नहीं कह सकते, पर जहाँ पर डेवलप होते हैं, लोग जागरूक होते हैं, तो वहाँ पे लिंगानुपात ठीक ठाक पाया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए
जागरूकता की वजह से वृद्धि भी कम हुई है, 19% हुई है, सबसे कम हुई है। आगे देखते हैं, अगला जिला है हमारा कैमूर। तो कैमूर के बारे में देखते हैं। कैमूर यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो ये रोहतास का पड़ोसी है और इधर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कैमूर। और यहाँ पे जनघनत्व सबसे न्यूनतम है 488। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है, तो शिवहर का, और सबसे कम कहाँ का है, कैमूर का, 488। और इसके बाद है सेकेंड पे जमुई, फिर है बांका, इधर है आपका जमुई, नवादा की ये पट्टी है, ये वाला एरिया जमुई है, ये वाला जमुई, उसके बाद बांका है, यहाँ जमुई और ये फिर बांका। अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला है हमारा रोहतास। तो रोहतास के बारे में जानते हैं हम। तो रोहतास क्या है कि सबसे अधिक साक्षर है यहाँ पे 73.4%। यहाँ और बिहार में सबसे अधिक पुरुष साक्षर भी रोहतास में ही है, सबसे अधिक महिला साक्षर भी रोहतास में ही है, और सर्वाधिक साक्षरता भी रोहतास में है। और पुरुष साक्षरता कितना है, तो 82.9% और महिला है 63%, और दोनों को मिला के एवरेज हो गया 73.4%। रोहतास के बाद सेकेंड साक्षर है पटना, और पटना के बाद थर्ड साक्षर है भोजपुर। तो रोहतास के बाद इसी पटना प्रमंडल का ही है रोहतास। तो रोहतास के बाद पटना सेकेंड नंबर पे साक्षर, उसके बाद भोजपुर, आरा वाला एरिया तीसरे नंबर पे। आगे देख लेते हैं। अगला जिला है औरंगाबाद, जो रोहतास का पड़ोसी है। तो औरंगाबाद में क्या होता है, इसकी विशेषता एक है, ये है कि सबसे कम यहाँ पे वर्षा होती है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला जिला है गया। तो गया के बारे में देखते हैं। गया, वैसे गया सबसे दक्षिणतम जिला भी है हमारे बिहार का, ये वाला हिस्सा, जो कि बाकी सभी जगहों से सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है गया का। तो गया सबसे अगर दक्षिणतम जिला पूछा जाए तो गया है। और यहाँ पे सबसे कम तापमान रहता है, और यहाँ पे सबसे अधिक भी तापमान रहता है, दोनों होता है यहाँ सबसे ज़्यादा। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी कहाँ रहते हैं, तो गया में 30.4%। और सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, तो पश्चिम चंपारण में। एससी सबसे ज़्यादा गया में 30.4%। और गया के बाद एससी रहते हैं पटना, और पटना के बाद समस्तीपुर। आगे देखते हैं अगला जिला हमारा कौन सा है, तो अगला है पटना। तो पटना के बारे में देखते हैं कि पटना क्या है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, और साक्षरता में सेकेंड नंबर पे है। और जनसंख्या यहाँ पे सबसे अधिक नगरीकरण भी है, 43.1% यहाँ पे नगरीकरण हो चुका है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक नगरीकरण है। और सबसे अधिक जनसंख्या पटना के बाद सेकेंड नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण। हम दो ही याद करेंगे, पटना के बाद सेकेंड नंबर पे पूर्वी चंपारण। आगे देखते हैं अगला जिला शेखपुरा। ये है हमारा मैप में शेखपुरा। तो शेखपुरा के बारे में जानते हैं। शेखपुरा क्या है, तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या है। और इसके बाद है कौन सा, तो शेखपुरा के बाद है शिवहर सेकेंड नंबर पर, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। परंतु शिवहर का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया कम है, और जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से एरिया बहुत कम है। 1800 समथिंग के आसपास है शिवहर का जनघनत्व। आगे देखते हैं मुंगेर। तो मुंगेर क्या है, यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है कितना, तो 876 है यहाँ पे। सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा था कहाँ पे, 1021 गोपालगंज में। मुंगेर के बाद सेकेंड नंबर पे है भागलपुर लिंगानुपात के मामले में। आगे देख लेते हैं अगला जिला हमारा पूर्णिया। ये है पूर्णिया, जहाँ से बने हैं ये विधायक निर्दलीय सांसद बने हैं निर्दलीय। तो पूर्णिया के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है, पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे। और सेकेंड है पूर्णिया के बाद सीतामढ़ी, और उसके बाद है कटिहार, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी है कहाँ पे, तो पूर्णिया में। सबसे कम साक्षर है, और यहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी है 59.4%। परंतु इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे महिला का भी न्यूनतम साक्षरता होगा, ऐसा नहीं है। महिला का न्यूनतम साक्षरता यहाँ पे नहीं है, सहरसा में है, उधर दिया भी होगा। हाँ, यहाँ दिया हुआ है सहरसा, ये है हमारा सहरसा। तो यहाँ पे सबसे कम महिलाएं साक्षर हैं, और पुरुष सबसे कम साक्षर पूर्णिया में है। ओवरऑल साक्षरता में पूर्णिया ही सबसे निचले पैदान पे है,
जबकि रोहतास सबसे अधिक साक्षर था। वहाँ के पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर थे और वहाँ की महिलाएं भी सबसे ज़्यादा साक्षर थीं। आगे देखते हैं, अगला जिला है हमारा किशनगंज। तो किशनगंज के बारे में देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो किशनगंज सबसे तो पहले कॉर्नर पे है, ये नेपाल पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे है ये किशनगंज। और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी है तो 112 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर और न्यूनतम यहाँ पे अनुसूचित जाति हैं। सबसे अधिक एससी कहाँ थे तो गया में, और सबसे कम एससी कहाँ है तो किशनगंज में। सबसे कम एससी कहाँ है तो किशनगंज में। आगे देख लेते हैं मधेपुरा में क्या हुआ है, सबसे अधिक वार्षिक दशकीय वृद्धि हुआ है। जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ था तो 19% था, गोपालगंज में था। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ है तो वो है मधेपुरा में। और यही तीनों जिला है जो कोशी से प्रभावित है बहुत ज़्यादा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, और ये कोशी प्रमंडल में भी आता है। आगे देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता, तो ये हो गया सहरसा। न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता हो गया सहरसा। आगे देखते हैं कौन जिला है हमारा, तो अगला जिला है शिवहर। शिवहर के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे छोटा जिला है शिवहर और यहाँ पे कितना है 400, इसका एरिया बहुत कम है, 444 वर्ग किलोमीटर ही है। शिवहर का एरिया 444 है और 1880 यहाँ पे जनघनत्व है। जबकि जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। सबसे कम है शेखपुरा, उसके बाद शिवहर का, तीसरे पर अरवल है। और क्षेत्रफल में ये क्या है, सबसे कम है 444। शिवहर के बाद है जनघनत्व में पटना और पटना के बाद है दरभंगा। हो गया, सभी देख लिए हम लोग बिहार विशेष जितने जिले थे उनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय देखते हैं तो इसमें क्या है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। जिले कितने हैं तो 38 हैं। नया जिला कौन बना है तो अरवल बना है। अनुमंडल कितने 101, प्रखंड कितने 534 और ग्राम पंचायत कितने हैं क्वेश्चन पूछा है तो 8387 ग्राम पंचायत है 8387। और यहाँ पे वार्ड जो होती है वो शासन की सबसे न्यूनतम इकाई होती है क्योंकि ग्राम स्तर पे होती है वार्ड। आगे देखते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था तो 10 करोड़ 40 लाख था, परंतु अभी 13 करोड़ की, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अभी नवीनतम जो जाति आधारित जनगणना हुआ था उसके अनुसार 13 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 2011 के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख ही था। जनसंख्या प्रतिशत देख लेते हैं तो ये है 8.60%। 8.60% जनसंख्या का है और देश में स्थान रखता है तीसरा जनसंख्या के मामले में। यहाँ का लिंगानुपात है बिहार का 918, शिशु लिंगानुपात है 935 और दशकीय वृद्धि दर एवरेज कितना है 25.4%। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1106, ऑन एवरेज 1106 है। और देश में स्थान कौन सा रखता है जनसंख्या घनत्व में तो प्रथम। एरिया के हिसाब से यहाँ का जनसंख्या ज़्यादा है। फिर से देखते हैं इसका कि जनसंख्या देश में 8.60% है। देश में जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। और लिंगानुपात यहाँ का 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। दशकीय वृद्धि कितना हुआ है तो 25.4% हुआ है। और जनसंख्या घनत्व 1106 है। आगे देखते हैं इसको मैप से थोड़ा। तो यहाँ का बिहार का राजकीय फूल क्या है गेंदा, राजकीय फूल गेंदा। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, ये बोधि वृक्ष का सिंबल। और राजकीय मछली कौन सी है तो मांगुर। राजकीय मछली मांगुर। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय वृक्ष है पीपल। और राजकीय पशु है बैल।
गाय नहीं मार देना है, बैल है राजकीय पशु यहाँ का। आगे देखते हैं, बिहार का साक्षरता दर देखते हैं हम, तो बिहार का साक्षरता दर कितना है, ये है 61.8%। बिहार का साक्षरता दर है 61.8%। वहीं आगे हम लोग देखते हैं पुरुष साक्षरता। तो जो बिहार का पुरुष साक्षरता है वो कितना है, वो है 71.2%। बिहार का पुरुष साक्षरता है 71.2% और महिला साक्षरता है 51.5%। साक्षरता दर है बिहार का 61.8%, पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता है 51.5%। आगे देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य को मैप से देखते हैं, ये फिर से पश्चिम चंपारण है हमारा जिला, और यहाँ पे है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है पश्चिम चंपारण में है, और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, तो ये भी है पश्चिम चंपारण में, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं बरैला सलीम अली जुब्बा शाही अभ्यारण्य। तो बरैला और वैशाली। तो बरैला सलीम अली जुब्बा शाही अभ्यारण्य कहाँ है, बरैला है वैशाली में, और ये पटना से सटा हुआ जिला है वैशाली। अगला है बक्सर पश्चिम बिहार। तो बक्सर है, बक्सर में ही बक्सर जिला में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये है कैमूर में। और आगे देख लेते हैं, तो आगे है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है गया में। संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये है पटना में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है गया में, संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। और आगे देखते हैं कि राजगीर अभ्यारण्य पंत। तो राजगीर अभ्यारण्य उसी के नाम पे है, राजगीर जिला में ही है राजगीर अभ्यारण्य पंत जो है, राजगीर यहाँ पे पटना से सटा वाला जिला है राजगीर। आगे है नागी नकटी डैम। तो नागी नकटी डैम बहुत फेमस भी है, बहुत बार पूछा भी है। तो ये है जमुई में। नागी नकटी डैम कहाँ है, तो ये है जमुई में। नेक्स्ट है हमारा भीम बांध अभ्यारण्य। तो भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में, और ये वाला जिला है हमारा मुंगेर। तो मुंगेर इधर जमुई से सट रहा है, इधर भागलपुर से और इधर खगड़िया से। तो मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। ये है जिला अगला फिर भागलपुर। तो भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य है, और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। तो डॉल्फिन केंद्र भी है भागलपुर में, और विक्रमशिला पश्चिम बिहार है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है भागलपुर में। आगे देखते हैं गोगा बिल अभ्यारण्य। तो गोगा बिल अभ्यारण्य कहाँ है, कटिहार में, और कटिहार पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है और इधर झारखंड से भी बनाता है। 3 जिले जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं कौन से हैं, कटिहार, ये पूर्णिया और ये किशनगंज। और गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कटिहार में। एक और बच जाता है कांवर झील अभ्यारण्य। तो कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये है बेगूसराय, और यहाँ पे है बेगूसराय। आगे देख लेते हैं बिहार का खनिज संसाधन। तो बिहार के खनिज संसाधन में देखते हैं कौन सा खनिज कहाँ कौन जिला में पाया जाता है मैप के माध्यम से। तो इसमें है सोरा। सोरा कहाँ पाया जाता है, तो सोरा पाया जाता है पूर्वी चंपारण में। पश्चिम चंपारण सटा हुआ जिला है पूर्वी चंपारण, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो सोरा। और सारण में भी पाया जाता है, यहाँ सारण, यहाँ भी सोरा पाया जाता है। अंग्रेजों के साथ भी इधर से बहुत सोरा का सप्लाई हुआ है। तो सोरा पूर्वी चंपारण और सारण में पाया जाता है, और सोरा यहाँ बेगूसराय में भी पाया जाता है, बेगूसराय। सोरा कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में, सारण में और बेगूसराय में सोरा मिल रहा है। आगे देखते हैं, तो आगे है चीनी मिट्टी और सीसा। चाइना क्ले एंड सीसा, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, तो बिहार के भागलपुर जिले में, और ये रहा हमारा भागलपुर। तो चीनी मिट्टी और सीसा मिल रहा है भागलपुर में। अगला है सोपस्टोन
और सिलिका सैंड, सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बक्साइट, क्वार्टजाइट, क्वार्ट के साथ क्वार्टजाइट भी और चीनी मिट्टी भी, और बक्साइट और सिलिका सैंड भी। ये सब कहाँ मिल रहा है? तो मुंगेर में। मुंगेर में बहुत मिलता है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं मुंगेर में। तो कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पाए जाते हैं सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बक्साइट, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी, सब मिलता है मुंगेर में। अगला जिला है हमारा जमुई, और जमुई में क्या मिलता है? तो सोना मिलता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोना का भंडार पाया गया है। क्वार्ट्ज मिलता है, फेल्सपार मिलता है जमुई में। क्या क्या मिलता है जमुई में? तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सोना। अगला है अभ्रक, तो अभ्रक कहाँ मिलता है? तो अभ्रक मिलता है नवादा में। अभ्रक मिलता है गया में, और गया में अभ्रक के अलावा और क्या मिलता है? तो मिलता है यूरेनियम, लिथियम। तो अभ्रक के अलावा यूरेनियम और लिथियम कहाँ मिलता है? गया में। अगला खनिज है कोयला, तो कोयला कहाँ मिलता है? कोयला मिलता है औरंगाबाद में। कोयला कहाँ मिलता है? कोयला मिलता है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है हमारा खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट और गंधक। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट और गंधक, ये सब कहाँ मिलता है? तो रोहतास जिले में। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलोमाइट और गंधक मिलता है रोहतास में। और अगला है चूना पत्थर, तो इसे कैमूर में पाया जाता है। चूना पत्थर का कैमूर, रोहतास दोनों में मिलता है। और रोहतास इकलौता है जो पाइराइट यहाँ पे मिलता है, जो पूरा देश में कहीं नहीं मिलता, रोहतास में मिलता है। और डोलामाइट और गंधक तो मिलता ही है। तो चलिए ये हो गया। अब अगला हेडिंग देखते हैं, बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदियाँ देख लेते हैं, और बिहार की नदियों के बारे में जानते हैं। तो इनमें से हैं, एक एक तो शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं गंडक से। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल, हिमालय। गंडक का उद्गम कहाँ है? तो नेपाल, हिमालय से निकलती है गंडक, और ये है गंडक जो यहाँ पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, और यहाँ पे वैशाली के समीप जा करके यहाँ गंगा में मिल जाती है। तो वैशाली में पहलेजा घाट के पास, यहाँ पहलेजा घाट लिखा ना, पहलेजा घाट के पास जा करके गंडक मिल जाती है गंगा में, और प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण में गंडक। और इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। और उद्गम कहाँ है गंडक का? तो नेपाल, हिमालय। अगला यहाँ से देख लेते हैं, ये है घाघरा। हमारा घाघरा नदी है जो बॉर्डर भी बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश में। ये सिवान, सारण के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार पे बॉर्डर बना रही है घाघरा, जिसको सरयू भी बोला गया है। और इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम है, घाघरा का उद्गम कहाँ है? तो घाघरा का उद्गम है मापचा चुंगो, जो कहाँ पे है? तिब्बत के पठार में। तो तिब्बत के पठार में मापचा चुंगो से उद्गम होता है किसका? तो घाघरा का। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाती है। और इसका संगम कहाँ है? तो घाघरा का संगम है गंगा नदी में। और कौन सा जिला मिलते हैं जाके? तो सारण में। ये है हमारा सारण। तो सारण में जा करके यहाँ पे ये गंगा नदी में मिल जा रही है। और गंडक जो है यहाँ पहलेजा घाट, वैशाली में जाके मिल जा रही है गंगा में। और गंडक निकलती है कहाँ से? नेपाल, हिमालय से। और घाघरा कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार मापचा चुंगो से निकलता है घाघरा। और घाघरा की लंबाई कितनी है? तो घाघरा की लंबाई है 917 किलोमीटर। घाघरा की लंबाई कितनी है? तो है 917 किलोमीटर। और बिहार में प्रवेश करती है सिवान में, और गंगा मिल जाती है जाके सारण में। और देखते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ। पहले उत्तर बिहार की नदियाँ ही देख लेते हैं हम। तो ये है, कौन सी है नदी? बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं। तो बूढ़ी गंडक क्या है? इसका उद्गम कहाँ है? तो बूढ़ी गंडक है सोमेश्वर पहाड़ी। ये रही बूढ़ी गंडक नदी। ये तो ये सोमेश्वर पहाड़ी जो पश्चिम चंपारण में ही है, और हिमालय का ये भाग है। तो यहाँ पे इसका उद्गम होता है चौतरवा और बिशमपुर, पश्चिम चंपारण।
पश्चिम चंपारण में चौतरवा और बिशमपुर जगह है, वहाँ से सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है और गंगा नदी में जाके मिलती है। कहाँ? तो खगड़िया के पास में। खगड़िया के पास में यहाँ देखते हैं, ये इतना दूर से आ रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, उसके बाद यहाँ पे समस्तीपुर, फिर बेगूसराय होते हुए जाती है। कहाँ? यहाँ खगड़िया। ये रहा यहाँ पे, ये वाला जो जिला है ना खगड़िया, तो यहाँ खगड़िया के में आकर के क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे खगड़िया में आके मिल जा रही है बूढ़ी गंडक। आगे देख लेते हैं इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 320 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक का इतना दूरी कवर कर रही है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है बूढ़ी गंडक की। अगला नदी है बागमती। अगला नदी है बागमती। तो बागमती के बारे में देख लेते हैं। तो बागमती का उद्गम कहाँ है, तो ये है शिवपुरी श्रेणी से। बागमती कहाँ से निकलती है, तो बागमती निकलती है शिवपुरी श्रेणी से, जो हिमालय नेपाल का हिस्सा है। और इसका संगम कहाँ है, तो कोशी नदी। बागमती किसकी सहायक नदी है या किसमें जाके मिल जाती है, तो वो है कोशी नदी। और बदला घाट जगह है, वहां पे जाके कोशी में बागमती मिलती है और इसकी लंबाई है 589 किलोमीटर। बागमती की लंबाई है 589 किलोमीटर। इसका एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। तो इसका एंट्री ये रही बागमती। तो ये बागमती एंट्री कहाँ कर रही है, तो ये कर रही है कहाँ पे कर रही है, ये तो कर रही है पूर्वी चंपारण में। तो पूर्वी चंपारण में कर रही है और यहाँ शिवहर होते हुए, ये मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर ये भी जा रही है और यहाँ खगड़िया के पास जाकर के ये भी कोशी नदी में मिल जा रही है। ये नदी है हमारी कोशी। ये कोशी नदी में आके बागमती खगड़िया मिल जा रही है और खगड़िया में ही जाके बूढ़ी गंडक गंगा मिल जाती है। अगला नदी है ये वाली जो मधुबनी में एंट्री कर रही है। तो ये मधुबनी में जो एंट्री नदी कर रही है उसका नाम है कमला। क्या नाम है? कमला। और कमला के बाद देखिए मधुबनी में एंट्री कर रही है कमला और ये दरभंगा होते हुए जाती है यहाँ पे खगड़िया, ये भी जा रही है। खगड़िया और सहरसा का यहाँ बॉर्डर है, यहाँ पे जाके कोशी में मिल जा रही है। ये सहरसा और खगड़िया के बॉर्डर पे कोशी में मिल जाती है कमला भी। तो कमला के बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये कहाँ मिल जाती है, ये भी कोशी नदी में बदला घाट के पास मिल जाती है। बदला घाट जहाँ पे कुछ दूरी पे मिल जा रही थी बागमती, उसके थोड़ा सा पहले ही कमला नदी जाके मिल जाती है कोशी से। और कमला कहाँ से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी सिंधुलिया गढ़ी। कमला कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी से और बागमती शिवपुरी श्रेणी से। बागमती शिवपुरी श्रेणी से और कमला निकलती है महाभारत श्रेणी के सिंघुलिया गढ़ी से। और इसकी लंबाई है कमला की 328 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं कोशी नदी के बारे में, जो बिहार का शोक भी है। तो इसका उद्गम कहाँ है कोशी का, इसका उद्गम है नेपाल और तिब्बत। कोशी का उद्गम कहाँ है, नेपाल और तिब्बत के पास है। और कोशी का संगम कहाँ है, तो कोशी का संगम होता है ये जाके गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा नदी में कहाँ कोशी मिलती है, कुर्सेला कटिहार। कटिहार में कुर्सेला के पास देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ कटिहार, ये रही हमारी कोशी। तो कोशी आकर के कटिहार में मिल जा रही है गंगा से, जो कि कटिहार जिला पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बना रही है। और ये बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है कोशी, तो सुपौल से। देख लेते हैं, यहाँ सुपौल है, सुपौल से ये प्रवेश कर रही है। सुपौल होते जाती है कहाँ, सहरसा। और सहरसा के बाद जाती है ये खगड़िया और खगड़िया के बाद ये जा रही है यहाँ कटिहार। खगड़िया होते हुए भागलपुर होते हुए चल जा रही है ये कटिहार में। थोड़ा सा हिस्सा ये जो गया है भागलपुर का है और फाइनली जाकर के ये कटिहार में मिल जाती है कुर्सेला के पास। आगे देख लेते हैं। और कोशी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा ये सब बहुत प्रभावित इससे रहता है। कुछ सालों में बहुत शिफ्ट भी हुआ है, इधर से आती थी ये नदी, अब इधर शिफ्ट हो गया पूरा पश्चिम साइड। आगे देखते हैं। अगला नदी है ये वाली लास्ट नदी महानंदा। तो महानंदा के बारे में जानते हैं हम।
महानंदा का उद्गम कहाँ होता है? तो महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग। और ये कोशी जो है ना, कोशी का उद्गम बहुत इम्पोर्टेंट है, नेपाल तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। महानंदा जो है उसका उद्गम कहाँ हो रहा है? तो महानंदा का उद्गम हो रहा है दार्जिलिंग के पहाड़ियों से। और इसका संगम है कहाँ पे? तो है ये भी जाके गंगा नदी में मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? गोडागाड़ी घाट जो बांग्लादेश में है। तो इधर आके ये बांग्लादेश में मिल जा रही है गोडागाड़ी घाट के पास गंगा में महानंदा नदी। और लंबाई इसकी है 360 किलोमीटर और बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज में। और किशनगंज पूर्णिया कटिहार होते हुए चल जाती है पश्चिम बंगाल होके बांग्लादेश। आगे देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी क्या है? तो इसका उद्गम होता है गंगोत्री के गोमुख से, जो कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और ये जाके गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो बक्सर के चौसा में। और बिहार से बाहर निकलती है, लास्ट वाला जिला है ये कटिहार। तो कटिहार से जाके बाहर निकल जाती है। और कुल कितने जिलों से गुजरती है गंगा? तो 12 जिलों से। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है गंगा, तो गंगा से क्वेश्चन पूछता है तो ये 12 जिलों से जाती है और 445 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। तो देख लेते हैं इसके 12 जिले कौन कौन से हैं जिससे ये गुजर रही है। तो ये 12 जिले देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रवेश करी है बक्सर के पास, ये बक्सर जिला है और बक्सर जिला में प्रवेश करी है गंगा चौसा के पास। और बक्सर के बाद ये जा रही है कौन से जिला में? भोजपुर। तो कितना हुआ? 2, पहला बक्सर और दूसरा भोजपुर। उसके बाद फिर जाती है कहाँ? सारण जिला, 3 हो गया। तो सारण जिला 3। उसके बाद सारण के बाद आ रही है इधर आगे बढ़ रही है, तो इधर शेयर कर रही है पटना और वैशाली से। तो पटना वैशाली से ये दोनों में शेयर कर रही है। तो कितना हुआ? 3 2 5, 5 जिले इधर हो गए। अब बचे 7 जिले। तो 7 जिले में आगे देख लेते हैं। पटना यहाँ तक है, पटना यहाँ तक पूरा लास्ट तक पटना ही है यहाँ तक। और ये पूरा पटना वाला ही एरिया है। तो आगे ये पटना होते हुए जाती है, यहाँ वैशाली के बाद इसका बगल वाला ये समस्तीपुर है। तो थोड़ा सा समस्तीपुर में भी जा रही है। 6, छठा जिला हुआ समस्तीपुर। 7वां हो गया कौन सा? तो 7वां हो गया यहाँ बेगूसराय। ये वाला बेगूसराय ऊपर का, ये हो गया नीचे का लखीसराय। तो 7 बेगूसराय और 8 हो गया लखीसराय। बेगूसराय लखीसराय एक साथ हो गया। उसके अलावा है हमारा अभी कितना बच गया? तो मुंगेर 8वां जिला हो गया था, 9वां हो गया मुंगेर। ये रहा मुंगेर जिला। और 10वां हो गया कौन सा? खगड़िया। यहाँ उत्तर में जा रही है थोड़ा सा खगड़िया। उसके बाद ये वाला बीचों बीच जा रही है भागलपुर, फिर कटिहार। तो कितना हो गया? 12 जिले। फिर से देख लेते हैं। बक्सर में एंट्री करती है बक्सर, भोजपुर, सारण 3 और वैशाली 4, पटना 5। 5 तो इधर हो गया, पटना के इधर ही 5 हो गया। और इधर हो गए कितने? 7। तो 7 में इधर कौन सा आएगा? तो वैशाली के बगल में समस्तीपुर, समस्तीपुर और एक पट्टी तो पटना ही है। फिर उसके आगे ऊपर जाएंगे तो ये रहा हम लोग का बेगूसराय। और बेगूसराय और लखीसराय दोनों एक ही जैसा नाम है, सराय सराय। तो बेगूसराय और लखीसराय और ये समस्तीपुर। तो 5 3 हो गया, ये 8 हो गया। अब 4 जिले बचे। तो 4 जिले में कौन से हैं? तो 4 जिले में है ये तो कटिहार हो गया और भागलपुर। एक एक जिले में साइड से जा रही है। और ये 2 है खगड़िया और मुंगेर। तो ये हो गया हमारा उत्तर बिहार का। नदियाँ और सब चीज़ें देख लिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? तो अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की नदियाँ में देखते हैं सबसे पहले कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी के ऊपर घाघरा तो हो गया था, कर्मनाशा नदी देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से घाघरा बना रहा था बाउंड्री उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ, उसी प्रकार से क्या करता है कर्मनाशा भी। ये रहा ये कर्मनाशा, इस साइड से घाघरा और इस साइड से कर्मनाशा, ये भी बाउंड्री बना रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे ये भी बक्सर के पास यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। ये तो गंगा था, सॉरी,
ये रहा हम लोग का नीचे से जा रहा है कैमूर और बक्सर होते हुए। बक्सर में जाके भी गंगा मिल जा रही है कर्मनाशा। और ये निकलती कहाँ से कर्मनाशा? तो कैमूर पर्वत से निकलती है। इसका संगम है गंगा नदी में चौसा। चौसा वहीं बक्सर जहाँ पे गंगा एंटर करती है बिहार में, वहीं जाके बिहार में कैमूर पर्वत से निकली हुई कर्मनाशा मिल जाती है। आगे देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी ये रहा, यहाँ से रोहतास में प्रवेश कर रहा है और भोजपुर होते हुए जाके ये मिल जाती है गंगा में सोन नदी। तो सोन का कहाँ उद्गम है? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से निकलती है मैकाल पर्वत से सोन, और ये गंगा नदी पटना के पास जाके मिल जाती है और इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। बिहार में प्रवेश करती है रोहतास में। आगे देख लेते हैं पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकल रही है? पुनपुन नदी निकल रही है छोटा नागपुर पठार पलामू से, जो कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो छोटा नागपुर पलामू पठार झारखंड में स्थित है, वहां से निकलती है पुनपुन। और ये कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी मिलती है फटुहा पटना में। तो फटुहा पटना में जाके मिल रही है पुनपुन गंगा से। अगला नदी है हमारा फल्गु। तो फल्गु नदी है जो इसका उद्गम निरंजना और मोहना के संगम है। दो नदियां छोटी छोटी हैं, निरंजना और मोहना। तो निरंजना और मोहना मिल करके ही बनाती हैं फल्गु, और ये गया में है इनका संगम। उसके पहले निरंजना और मोहना दो नदियां आती हैं और वो आकर के गया में यहाँ पे मिल जाती हैं और ये बना देती हैं फल्गु। और फिर ये जाके फल्गु क्या करता है? ये फल्गु नदी जाकर के यहाँ पे मिल जा रहा है पुनपुन में। तो पुनपुन नदी में फल्गु का संगम हो रहा है और ये जगह फतुहा में गंगा में मिल जा रही हैं दोनों नदियाँ। आगे देखते हैं किऊल नदी। तो किऊल नदी के बारे में देख लेते हैं। किऊल नदी का उद्गम कहाँ है? तो किऊल नदी का उद्गम है गिरिडीह। गिरिडीह स्थित है झारखंड में और तीसरी पहाड़ी क्षेत्र। तो गिरिडीह तीसरी पहाड़ी क्षेत्र उद्गम है किऊल का, और इसका संगम है कहाँ पे? तो लखीसराय में। गंगा नदी में लखीसराय में मिलती है किऊल नदी सूरजगढ़ के पास। सूरजगढ़ के पास जाकर के किऊल नदी गंगा में मिल जाती है और ये एंट्री कर रही है जमुई में किऊल नदी। जमुई और लखीसराय में जाकर के फाइनली ये गंगा में। अगला नदी है अजय नदी है दक्षिण बिहार की नदी, और अजय नदी का उद्गम है देवघर झारखंड, और ये भी जाकर के कहाँ मिल जा रही है? तो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। अजय नदी ये रहा, बांका से प्रवेश कर रही है और ये जा रही है और यहाँ पे जा करके ये मिल जा रही है गंगा नदी में। अजय नदी खत्म हो गया नदियाँ बिहार का। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजनाएं देखते हैं। ये रहा हमारा बिहार, और बिहार में नहरों के बारे में दिया हुआ है गंगा नदी घाटी परियोजना। तो इसमें है त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेउर नहर। ये रहा गंडक नदी। तो ये गंडक है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है। इस पे बनाया गया है बहुत सारा नहर परियोजना। तो उसमें पहला है त्रिवेणी नहर, पूछता है त्रिवेणी नहर गंडक नदी का परियोजना है। सारण नहर है, तिरहुत नहर है और तेउर नहर है। ये चार नहरें बनाई गई हैं गंडक नदी पे। आगे देखते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी पर भी 3 नहरें बनाई गई हैं। ये रही कोसी नदी। तो कोसी नदी सुपौल में जो एंट्री कर रही है, तो इस पे भी बनाई गई हैं 3, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर और एक राजपुर। तो पश्चिम पूर्वी तो कोसी के नाम पे ही है, राजपुर याद करने लायक है। और इसी राजपुर नहर पे बांध हनुमान नगर बांध भी बनाया गया है कोसी नदी पे। बांध हनुमान नगर बांध। तो हनुमान नगर बांध कौन सा नदी पे? कोसी नदी पे। और 3 नहरें हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर और राजपुर नहर। आगे देख लेते हैं। तो बिहार का कुल सिंचित भूमि कितनी है? तो ये है 43.68 लाख हेक्टेयर। बिहार की कुल सिंचित भूमि है 43.68 लाख हेक्टेयर। और सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? अरवल है। अरवल जो सबसे नया जिला भी बिहार का है, सबसे ज्यादा सिंचित है और लगभग यहाँ का 86.85% हिस्सा सिंचित है। साउथ बिहार का देख लेते हैं जो भी नदी परियोजना है। तो सोन नदी पे 2 परियोजना बना है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिम सोन नहर, जैसे कोसी पे था पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम कोसी नहर, उसके अलावा राजपुर भी था।
अगला देख लेते हैं। अगला है बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन थी? तो कोसी मेची नदी जोड़। तो कोसी को मेची नदी से जोड़ा गया था, ये पहली नदी जोड़ योजना थी। और बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से द्वारा होती है। एक्चुअली पर भारत में ही नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। आगे देखते हैं बिहार के जलप्रपात एवं झील। तो बिहार के जलप्रपात एवं झील के बारे में देख लेते हैं। ये एक एक करके देखते हैं पहले। तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जलप्रपात झील साउथ बिहार में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पठार वगैरह हैं और इधर का एरिया रहता है इस तरफ। उत्तर बिहार तो मैदानी है, फिर भी कुछ कुछ हैं झीलें हैं इधर पाई जाती हैं उत्तर बिहार में। जलप्रपात नहीं मिलेंगे, बहुत कम ही, शायद एकाक मिल जाए। तो देखते हैं सबसे पहले कांवर झील। तो कांवर झील के बारे में जानते हैं। कांवर झील के पास क्या है? तो एक शोध कार्य के लिए बनाया गया है बर्ड बैंडिंग स्टेशन। तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन कहाँ बना है? कांवर झील के पास बना है। और भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है। बर्ड बैंडिंग स्टेशन बना है कांवर झील में, और बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ बना है? तो ये बना है भागलपुर में। इसके नोट हैं। तो बेगूसराय में कांवर झील है, वहाँ पे बर्ड बैंडिंग स्टेशन और बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में। अगला पॉइंट देख लेते हैं कुशेश्वर स्थान झील। तो ये कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा जिला में है। ये रहा मैप में दरभंगा, ये है दरभंगा, और दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील। और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 20 से 100 किलोमीटर है। और इसका निर्माण हुआ है नदियों से। तो कौन से नदियाँ का पानी जाके वहाँ पे एकत्र हो जाती हैं, वहाँ पे इसलिए बाढ़ भी बहुत आता है। तो कमला नदी है, कमला नदी जाती है, करेह नदी आती है, और इनके जल एकत्रित होकर यहाँ पे झील बना दिए हैं। और इस झील में मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। और 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जिसका नाम पड़ा कुशेश्वर स्थान झील। अगला है सहरसा। तो ये रहा सहरसा। सहरसा में क्या है? सहरसा में सबसे कम महिला लिंगानुपात भी है, सबसे कम महिला साक्षरता भी है सहरसा में। तो सहरसा में कौन सी झील पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है गोखुर झील। सहरसा में मिलता है क्या? तो गोखुर झील। कुशेश्वर झील दरभंगा में, और गोखुर झील सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर झील भी पाया जाता है सहरसा में। इसका निर्माण हुआ है कजमुनिया, सरदिया, कोमोबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से। तो सरदिया, कोमबी, गोबरा, कजमुनिया झीलों के मिलने से गोखुर झील बना है। कहाँ पे? तो सहरसा में। अगला जिला है कटिहार। तो कटिहार के बारे में देखते हैं। यहाँ पे गोगा झील है, और ये 5 वर्ग किलोमीटर में है। और इसका क्षेत्र मनिहारी जो है, इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। मनिहारी इसका एरिया है कटिहार में। एक जगह का नाम है, मनिहारी का युद्ध भी हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं, और ये 5 वर्ग किलोमीटर में है। इसका नाम है गोगा झील। तो उत्तर बिहार में बस 3-4 झीलें हैं इम्पोर्टेंट, और जलप्रपात तो है नहीं उत्तर बिहार में। अगला है कांवर झील, जहाँ पे रिंगिंग बैंडिंग स्टेशन भी बना है। तो कांवर झील कहाँ पे स्थित है? ये रहा हमारा बेगूसराय। तो बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, और ये कितना दूर में है? 16 वर्ग किलोमीटर में है। कांवर झील है 16 वर्ग किलोमीटर में। इसका निर्माण हुआ है गंडक नदी के विसर्पण से। गंडक नदी जो आती है यहाँ पे खगड़िया में मिल जाती है गंगा में, तो इसी के द्वारा हुआ है यहाँ पे निर्माण झील का। गंडक नदी के विसर्पण से यहाँ के निवास पे 106 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। 106 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ? तो बेगूसराय में, कांवर झील में। और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? तो यही है कांवर झील, और आर्द्र भूमि क्षेत्र भी ये है। जबकि एक और है गोखुर झील, वो कौन सी है? गोगा झील, जो कहाँ है? कटिहार में। ये 5 वर्ग किलोमीटर, ये 16 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं जलप्रपात के बारे में। तो हमारा जलप्रपात है ककोलत, जो कहाँ पे स्थित है? नवादा में, 47 से 49 मीटर में। और यह कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से मिलके बनती है। कोडरमा इसके नीचे का ये जो है झारखंड के एरिया कोडरमा पठार है, और यहाँ से जो गिरती है उससे जलप्रपात बनता है, जिसका नाम है ककोलत, जो 47 से 49 मीटर है। आगे देखते हैं। इतनी सारी झीलें हैं जो रोहतास में मिलती हैं।
तो रोहतास में है ओखारिन कुंड झील, 90 मीटर ऊंचा है और इसका नदी है गोपथ। तो गोपथ नदी पे बना है कौन सा? गोपथ पे ओखारिन कुंड। अगला है जलप्रपात शुक्लदरी। तो शुक्लदरी कन्हार नदी पे बना है, ये भी रोहतास में है। फिर है दुर्गावती। दुर्गावती बना है खादरको, ये दुर्गावती नदी पे बना है। अगला है जलप्रपात धुआं कुंड। तो धुआं कुंड भी किस पे है? धुआं कुंड काव और धोबा नदी पे। धुआं कुंड काव और धोबा। धुआं कुंड धोबा और काव नदी पे। एक है खुआरीदाह। तो खुआरीदाह किस पे बना है? तो अशान नदी पे। खुआरीदाह बना है अशान नदी पे। अगला है राकिम कुंड। तो राकिम कुंड किस पे बना है? तो गायघाट पे। राकिम कुंड बना है जलप्रपात गायघाट पे। सब है रोहतास में। एक है जियारखंड। तो जियारखंड याद करना जरूरी है क्योंकि अलग जिला है भोजपुर। तो भोजपुर में है जियारखंड और नदी है फुलवरिया। तो फुलवरिया नदी पे जियारखंड जलप्रपात है। आगे देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा बिहार के एटलस। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।